हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो रिलेटेड होंगे इन्वायरमेंट एंड इट्स पोल्यूशन के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एसिड रेन द एसिड प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज। तो क्वेश्चन है कि जब एसिड रेन होती है तो उसमें कौन सा जो एसिड है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो देखो, जब भी हम एसिड रेन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर नाइट्रिक एसिड भी होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इवन उसके अंदर कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइयर कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो ये जो एसिड रेन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि H2SO4। और ये जो H2SO4 है वो किसकी वजह से ज़्यादा प्रेजेंट होता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में सल्फ़र के ऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड हमें देखने को मिलता है एसिड रेन के केस में। तो देखो यहाँ पे एक बार इसको भी पढ़ो कि जब हम एसिड रेन के बारे में बात करते हैं तो उसमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स होते हैं। उसके अंदर नाइट्रिक एसिड भी होता है, यानी कि HNO3। उसके अंदर कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है यानी कि जो क्या है, फॉल्स है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लंडन स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो, जब भी हम स्मॉग के बारे में बात करते हैं ना, तो नाम में ही क्या है कि ये किसका बना हुआ होगा, स्मोक का, और साथ में फॉग का बना हुआ होगा। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि ये जो लंडन स्मोक है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में। तीसरी स्टेटमेंट है कि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो आइज़ में इरिटेशन कॉज करता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो पैन की फॉर्मेशन करता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे दो स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, लंडन स्मोक से रिलेटेड और साथ में फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड। पहले तो यहाँ पे इनकी फ़ोटो देखो। ये जो फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाली, ठीक है, ये कौन सी फ़ोटो है? ये है लंडन स्मोक। ठीक है, और एक और फ़ोटो यहाँ पे, ये वाली फ़ोटो किसकी है? फोटोकेमिकल स्मोक की। अब अगर तुम ये दोनों की दोनों फ़ोटो देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। क्या यहाँ पे हमें सनलाइट देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही। लेकिन अगर तुम यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक को देखोगे तो यहाँ पे सनलाइट देखने को मिल रही है। तो देखो, नाम में भी हमें क्या बोला हुआ है, जब हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बात कर रहे हैं, हमें बोला है कि ये जो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना, वो कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। ये ज़्यादातर हमें कब देखने को मिलता है? समर के टाइम पे। नॉर्मल जो फॉग होती है वो कब होती है? जब ठंड होती है। लेकिन ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कब होगी? समर के दौरान होगी। ठीक है, क्योंकि सनलाइट में ही हमें फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलता है। तो इस टाइप की जो स्मोक होती है ये तब बनती है जब सनलाइट पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से पॉल्यूटेंट के साथ? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गया, या फिर कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है, जिससे कि बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कौन कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ओजोन और पैन। पैन क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है। तो फोटो से क्या याद रखना है? लाइट। और लाइट से क्या याद रखोगे कि ये जो स्मोक है वो समर के दौरान होती है। अब देखो, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लंडन स्मोक। ये जो लंडन स्मोक होती है वो कैसी होती है? रिड्यूसिंग होती है। ये कब बनती है? जब कोल की बर्निंग होती है। अब कोल, जैसे कि फायर प्लेस के बारे में बात कर लो, पावर स्टेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे कोल की जब बर्निंग होती है तो उसकी रिएक्शन से यहाँ पर लंडन स्मोक की फॉर्मेशन होती है। ये जो लंडन स्मोक होता है इसको हम सल्फरस स्मोक भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं सल्फरस स्मोक? क्योंकि ये जो स्मोक होता है ये कब बनता है? जब हम हाई सल्फर कोल को बर्न करते हैं।
ठीक है, सल्फर को बर्न करोगे तो स्मोक का नाम क्या पड़ गया, सल्फरस स्मोक पड़ गया। तो जब तुम हाई सल्फर कोल को बर्न करोगे तो उससे क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और बाकी पॉल्यूटेंट भी रिलीज होंगे। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पैन हमने अभी अभी बात की, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को बोला जाता है। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखो, हमने क्या बोला, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लंडन स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर है, ये स्टेटमेंट ठीक है। लंडन स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो लंडन स्मोक है वो कैसी होती है, वो होती है रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, कैसी होगी ये, रिड्यूसिंग होगी नेचर में। और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग होती है फोटोकेमिकल स्मोक। तीसरा देखो यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेस इरिटेशन इन आइज, हाँ कॉज करता है। ठीक है, और फोर्थ है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो पैन की फॉर्मेशन करता है, ये भी तुमने अभी अभी पढ़ा कि ये पैन की फॉर्मेशन करता है। तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे सुनो, ये जो हम बोल रहे हैं ना क्लासिकल स्मोक, ये क्लासिकल स्मोक कौन सी स्मोक होती है, लंदन स्मोक। मतलब कि जो नॉर्मल ठंड के टाइम पे जो फॉग और स्मोक को मिलके जो स्मोक बनती है उसको हम क्लासिकल स्मोक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो लंदन स्मोक होती है ना वो किसका एग्जाम्पल होती है, वो क्लासिकल स्मोक का ही एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो, इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सनलाइट आ गया, जबकि जब हम सनलाइट के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सी स्मोक के बारे में बात करते हैं, फोटो केमिकल स्मोक। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। और मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि जो क्लासिकल स्मोक होती है वो विंटर के टाइम पे होती है और इसका एग्जाम्पल होता है लंदन स्मोक। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत स्टेटमेंट है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लो, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ठीक है, क्लासिकल स्मोक कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही बनती है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, हमने पढ़ा था कि ये जो लंदन स्मोक होती है वो कैसी होती है, रिड्यूसिंग नेचर की होती है, राइट। और इसमें स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। लंदन स्मोक को और क्या बोला जाता था, सल्फरस स्मोक बोला जाता था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है ए वाली, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो कि जो क्लासिकल स्मोक है वो कब बनती है, कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशंस में बनती है। और यहाँ पे किस किस चीज़ की कॉम्बिनेशन होती है, स्मोक की, फोग की और सल्फ़र डाइऑक्साइड की। क्योंकि हमने क्या बोला था कि सल्फ़र रिलेटेड कोल को जो हम बर्न करते हैं तो उससे ये क्लासिकल स्मोक या लंदन स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये जो है वो सनलाइट की इंटरेक्शन से फॉर्म नहीं होती है। तो अब देखो स्मोक, ये है सल्फरस स्मोक, सल्फरस यानी कि क्लासिकल स्मोक बोल लो इसको। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं लंदन स्मोक। और दूसरी तरफ यहाँ पे है फोटोकेमिकल स्मोक, यहाँ पे तुम्हें सनलाइट देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। एक और फोटो देखो, ये है क्लासिकल स्मोक और ये है फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक का एग्जाम्पल क्या हो गया, लंदन स्मोक, और फोटोकेमिकल स्मोक का एग्जाम्पल हो गया लॉस एंजलस स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग components causes tragedy of भोपाल in 1984। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट था जिसने ये ट्रेजेडी कॉज की थी। तो यहाँ पे आंसर आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। एक फैक्ट्री थी जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, वहाँ पे ये जो बहुत ही टॉक्सिक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइट, उसकी लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये हादसा हुआ था। इवन अब के टाइम पे भी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना वो अभी भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं वो थोड़े डिफॉर्म्ड भी पैदा होते हैं उस म्यूटेशन की वजह से जो कि 1984 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना वो कब हुई थी, 1984 में।
कैसे हुई थी? लीक ऑफ हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम MIC भी बोल देते हैं। बेसिकली एक पेस्टिसाइड का प्लांट था भोपाल में, इंडिया में, जहाँ पे इस गैस की लीकेज हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी और अभी भी लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन रही थी बहुत सालों तक। तो यहाँ पे उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, बहुत ही बुरा हादसा हुआ था उस टाइम पे। तो याद रखना किसकी वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉजेस पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो पॉल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं? वो क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्या वो एल्कलिनिटी कॉज कर रहे हैं? नहीं। क्या वो न्यूट्रलिटी कॉज कर रहे हैं? नहीं। क्या वो बफर एक्शन कर रहे हैं? नहीं। वो एसिडिटी कॉज कर रहे हैं। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं ना नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। इवन जब हम एसिड रेन के बारे में बात करते हैं तो हम इन दो पॉल्यूटेंट्स के बारे में ही मेन बात कर रहे होते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। तो एसिड रेन भी किस वजह से हो रही है? इसी वजह से हो रही है। तो ये क्या इंक्रीज़ कर रहा है? ये एसिडिटी इंक्रीज़ करता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, और जब भी हम बात करते हैं मेटल के ऑक्साइड तो वो होते हैं बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रियॉन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज केमिकली नोन एज। रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रियॉन जो नाम है वो बेसिकली और किसको बोला जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बोला जाता है। तुमने ओजोन की डिप्लीशन के बारे में सुना ही होगा, राइट? ओजोन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। अगर उसकी थिनिंग, उस लेयर की थिनिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। ये ओजोन की डिप्लीशन मेनली किस वजह से होती है कि एसीज हो गए या फिर रेफ्रिजरेटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें से एक बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज़ होती है विच इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहाँ तक पहुँच जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुँच जाती है। एंड देन उसके बाद यूवी या सनलाइट की वजह से यहाँ पे ये जो क्लोरीन गैस के रेडिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन करवाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो फ्रियॉन नाम है ना वो बेसिकली दूसरा नाम किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही नाम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज पॉइंट सोर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन। कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का, यानी कि पानी का पॉल्यूशन यहाँ से मेन आता है? फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट, एसिड रेन, फील्ड लॉन। क्या एसिड रेन की वजह से वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा? नहीं। क्या फील्ड लॉन की वजह से होगा? नहीं। कंस्ट्रक्शन साइट में भी पॉल्यूशन कॉज होता है, लेकिन क्या वो मेजरली वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है? नहीं। फैक्ट्रीज करती हैं। फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अपना वेस्ट पानी में गिर देती है, जिसकी वजह से पानी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, यानी कि फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीवेज और containing organic waste should not be disposed in water bodies because it causes major water pollution. Fishes in such a contaminated water die because of। अब देखो, हम अभी वही बात कर रहे हैं जैसे हमने जो अभी ऊपर बात की थी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है सारा, ठीक है, उसको डंप कर देती है रिवर के अंदर। अब रिवर में बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ रह रही होती है, फिशेस वगैरह रह रही होते हैं, राइट? तो वो जो है वो मरना शुरू होते हैं पानी में। तो पानी में वो मर क्यों रही हैं? किस वजह से मर रहे हैं? क्या पानी में मॉस्किटो का अमाउंट ज़्यादा हो गया? नहीं। क्या वहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो गई? अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज़ हुई होती तो उस वजह से तो वो उनको ज़िंदा रहना चाहिए था, क्योंकि फिशेस को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, राइट? तो यानी कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो, क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाय मड, कि ये जो मड है वो उनके गिल्स को क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से वो सांस ना ले पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मेन जो यहाँ पे आंसर आता है वो क्या आता है कि ये जो सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट है, जब तुम वाटर बॉडीज़ में इसको डालते हो, वाटर का पोल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो फिशेस वगैरह हैं वो बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सन रेज रीचिंग द अर्थ
इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सन की, ठीक है। अब मान लो ये जो सन है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, राइट, एनर्जी दे रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है वो किसको चाहिए, वो एनर्जी चाहिए प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को करनी होती है फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि जो सनलाइट से जो हमारे प्लांट्स हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं, ओनली 1 to 3% एनर्जी ही लेते हैं, ठीक है। जो टोटल एनर्जी होती है सन की, उसमें से सिर्फ 1 से लेकर 3% एनर्जी जो है वही प्लांट्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद 10% लॉ चलता है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इनको एनर्जी मिल गई। अब उसकी 10% जो है वो किसके पास जाएगी, हर्बीवोरस के पास जाएगी। फिर हर्बीवोरस की भी जो 10% एनर्जी होगी वो पास हो जाएगी कार्निवोरस की तरफ, ठीक है। ऐसे तो 10% लॉ चलता रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम सनलाइट के हिसाब से बात करते हैं तो कितनी सन की रेज अर्थ में जो आ रही है, जो कि प्लांट यूज़ कर रही है, वो है 1 से लेकर 3%। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1%, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखो कि ये जो प्लांट्स है ना वो क्या करते हैं, सनलाइट का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी जितनी भी सनलाइट होती है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। कितनी परसेंट, देखो 1 से लेकर 3% ही सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है और वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस सबको पता है ना, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेंट्स विच कम डायरेक्टली इन द एयर from sources are called primary pollutant. Primary pollutant are sometimes converted into secondary pollutant. Which of the following belongs to secondary air pollutant? अब देखो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सोर्स है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई पॉल्यूटेंट निकल रहा है, जैसे मान लो मैं किसी चीज़ को बर्न कर रही हूँ, मैं कोल को बर्न कर रही हूँ, तो यहाँ से जो भी पॉल्यूटेंट निकलेगा ना उसको मैं क्या बोल दूँगी, प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोल दूँगी। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, उस सोर्स से आ रहा है। लेकिन अगर मान लो ये जो पॉल्यूटेंट इस कोल की बर्निंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट हो जाए और वो कोई और पॉल्यूटेंट बना ले, तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि इन सब में से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है। एक यहाँ पे बोला हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यहाँ पे बोला हुआ है हाइड्रोकार्बन, एक यहाँ पे बोला हुआ है पैन यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये कौन सी स्मोक में रिलीज़ होता था, ज़रा याद करके बताओ मुझे, फोटोकेमिकल स्मोक में। और एक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो जब हमने फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है यानी कि पैन है, वो किसकी तरह एक्ट करता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, सी ऑप्शन यानी कि पैन होगा। तो पैन जो है वो स्मोक में प्रेजेंट होता है, बट स्मोक फोग और स्मोक का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे एक तो देखो स्मोक है तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करेगा, फाइटोटॉक्सिन भी है, फाइटो यानी कि प्लांट के लिए टॉक्सिन का काम करता है, आई को इरिटेट करता है और बैक्टीरियल म्यूटाजन भी है। इसके अलावा ये जो पैन है वो एटमॉस्फेयर में देखो कैसे बन रहा है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जैसे कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, वो जब रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे से सनलाइट की प्रेजेंट में, तो वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं, विच इज़ पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ। ये जो ओजोन की लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर जो है वहाँ पे जो बन रही है वो ऑक्सीजन से बनती है, ठीक है। और किसके एक्शन से बनती है, वो यूवी रेस के एक्शन से बनती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस की एक्शन से बनती है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है ना सन की, वो क्या करती हैं, वो इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। और जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगी तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगी, यानी कि इसके फ्री रेडिकल आ जाएंगे और ये कंबाइन करेंगे दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और वो क्या बना देंगे, ओजोन बना देंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3O2 जो है वो क्या बनाएंगे अपने पास, 2O3 के मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या बन रही है, ओजोन लेयर बन रही है। ठीक है, और किसकी रेडिएशंस की हेल्प से बन रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हेल्प से बन रही है, यानी कि आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। फर्स्ट है, ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये देखो, पहली ही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत स्टेटमेंट हो गई। जब भी हम ओजोन के बारे में बात करते हैं ना, ये जो ओजोन होती है वो बेसिकली क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है जो कि हम जो हीट है ना, सन की हीट जो है उसको ट्रैप करती है। अगर वो उसको ट्रैप करेगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज लेके आएगी। तो ये जो ओजोन होती है वो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी एक बार पढ़ते हैं। ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है ओजोन की हेल्प से। तीसरा है कि ओजोन होल जो है वो ओजोन की लेयर का थिन होना होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फोर्थ है कि ओजोन जो है वो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोड्यूस होती है बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अभी इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा, ए स्टेटमेंट। ओजोन जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the major cause of depletion of ozone strata of the atmosphere? कौन सी ऐसी मेन कॉज है, कौन सा ऐसा मेन चीज़ है जो कि ओजोन की डिप्लीशन करवाता है। तो देखो, हमने रेफ्रिजरेंट के बारे में बात की थी, एसीज वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो एक हार्मफुल गैस रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मफुल गैस क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसको हम फ्रियॉन्स भी बोल देते हैं, और ये क्या करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है। वहाँ पे यूवी लाइट की वजह से जो क्लोरीन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसके फ्री रेडिकल अलग हो जाते हैं, और वो क्या करता है, इस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको ऑक्सीजन में चेंज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है वो थिन होना शुरू हो जाती है, और उसी को हम बोल देते हैं ओजोन होल। तो ओजोन होल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो देखो, ये जो CFC है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो सिंथेटिक कंपाउंड्स है जो कि रेफ्रिजरेंट, एरोसोल्स और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में राइज होके ये यूवी रेडिएशन से टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन जो एटम्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम विच ओजोन ऊज आउट। कि ओजोन होल एक होल है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और वहाँ से ओजोन जो है वो ऊज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो याद रखना, ओजोन होल तो हम बोलते हैं बट एक्चुअल में वो कोई छेद नहीं होता है। ठीक है कि ओजोन जो होल है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है बट वो कोई छेद नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ओजोन होल इज़ अ होल फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम विच ओजोन ऊज आउट। तो ये जो ओजोन की लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये, और साथ में मैंने तुम्हें बताया था कि ये होल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है, ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एट सम प्लेसेस। तो ये स्टेटमेंट आएगी अपनी ठीक स्टेटमेंट कि ये जो ओजोन होल है वो किसको बोल रहे हैं हम, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है उसके पतले होने को हम ओजोन होल बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, ओजोन होल मीन्स वैनिशिंग ऑफ ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कम्प्लीटली, कि बिल्कुल ही ओजोन की लेयर जो है वो वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, यानी कि ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एट सम प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड in the absence of catalyst is a slow process, but this oxidation occur easily in the atmosphere. Which substance catalyze the reaction? ऑक्सीजन, पर्टिकुलेट, यूवी रेज या फिर IR यानी कि इंफ्रारेड रेज। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा, सल्फर का ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, अगर ये बिना कैटलिस्ट के हो तो ये बड़ी ही स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो ये सेम रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही होती है और बहुत आसानी से हो रही होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कौन होता है, तो याद रखना यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है वो होते हैं पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल हो गए, एरोसोल के पार्टिकल हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलेट बोल देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलेट होते हैं ना, वो बेसिकली सरफेस की तरह काम करते हैं जिसके ऊपर ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जिस वजह से ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में हो जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन यानी कि पर्टिकुलेट। एक बार यहाँ पे इसकी थ्योरी भी पढ़ो कि एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डस्ट, सूट, एरोसोल, और इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलेट मैटर। ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो इस रिएक्शन को स्पीड कर देते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस की तरह काम करते हैं जहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सकती है। और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, बट दीज डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। अब तुमने देखा होगा कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, गैसेस की अबंडेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। देन उसके बाद कौन सी गैस आती है, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन गैस आती है, राइट। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन फिर क्यों नहीं ये दोनों गैसेस मिलके NO बना देते या NO2 बना देते या NO3 बना देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते। ऑल्दो ये सारे के सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एज अ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा अमाउंट में तो सिर्फ नाइट्रोजन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। और अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो एक ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक में है ट्रिपल बॉन्ड, एक में है डबल बॉन्ड। अगर मुझे इन दोनों की रिएक्शन करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच के ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, फिर जाके ये जो नाइट्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होगी ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रहे हैं, ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये रिएक्शन करवाने के लिए। तो बेसिकली देखो, जब भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन जो कि नेचर में अपने आप हो रही होती हैं। तो जब भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वो ज़्यादातर होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर, की एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए ना उसकी एनर्जी होनी चाहिए कम, क्योंकि जिसकी एनर्जी होती है कम उसकी स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा। लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा ये रिएक्शन करवाने के लिए, और इसी वजह से ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, यानी कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। इसकी भी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ो। ये जो डाई नाइट्रोजन है और ये जो डाई ऑक्सीजन है
उनमें स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन के बीच में तो स्पेशली, ठीक है, जिसकी वजह से इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। अब अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है और मुझे यहाँ पे ऑक्साइड बनाना है नाइट्रोजन का, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और जो नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। तो अगर मुझे ये रिएक्शन करवानी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसीलिए एयर के अंदर हमें नाइट्रोजन अलग से, ऑक्सीजन अलग से ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा तो उसमें बहुत सारी जो हीट है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।